हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल नॉलेज पर। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो 2012 में ACIO यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर टायर 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इस परीक्षा का आयोजन कराया था MHAIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अंकों की इस श्रृंखला में कौन सी गणना सही नहीं है, गलत क्रमांक प्राप्त करो। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है और जो ये क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज से है। हमें इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न फाइंड करना पड़ता है कि यह सीरीज किस पैटर्न में चल रही है। जब कभी भी इस तरह के सवाल आएँ तो सबसे पहले हमें इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, डिफरेंस चेक करने से हमें इनके पैटर्न का पता चल जाता है। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं 15, 16, 22, 29, 45, 70, यहाँ +1, +6, +7, +16, +25। यहाँ पर देखने से हमें साफ साफ एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो ये 25 है वो 5 का स्क्वायर है, जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखने से हमें एक चीज़ पता चल रही है, ये 1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। यानी कि सीरीज जो है पूरी वेरीफाई हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो 22 लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 3 घंटियाँ 48, 60 एवं 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो दिन में दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी। ये जो क्वेश्चन है ये HCF और LCM से है। यहाँ पर हम 48, 60, 90 का LCM निकाल लेंगे। तो हम लिख देते हैं, पहली बार जब ये एक साथ बजी थी तो तब टाइम था हमारा 10 AM, और अगली बार ये कब बजेंगी, हम ले लेते हैं LCM 48, 60 और 90 का। यहाँ पर हम LCM कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको दुगना कर लेते हैं और फिर इन तीनों को चेक कर लेते हैं वो उससे कट रही है या नहीं। नहीं कटती है तो हम फिर इसको 3 गुना कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये तीनों संख्या उससे कट रही है या नहीं। नहीं कटेगी तो फिर 4 गुना कर लेंगे। इसी तरह से हम आगे प्रोसेस करते रहेंगे तब तक जब तक ये तीनों संख्याएं उससे ना कट जाएं। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें 48 से चेक करना पड़ेगा, और 48 से चेक करने के लिए हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। 10 AM प्लस 6 से कट जाएगा, 6 48, ये 10 बार, 6 कम 6, 6 पंजे 30। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8। अब बचा कितना, केवल 4 बचा और 3 बचा। ये किस में दिया था इन्होंने हमें, मिनट में। अगर हमें घंटे में इसे चेंज करना है तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60, यानी कि ये पूरा कट जाएगा इससे। क्या आ गया यहाँ, 10 AM प्लस 4 तियाँ 12 होवर। इसका मतलब पूरे 12 घंटे बाद, इसका मतलब ये होगा 10 PM, यानी कि अगली बार जो ये एक साथ बजेंगी वो बजेंगी। इसका मतलब ये तीनों अगली बार जब एक साथ बजेंगी
तब होगा रात का टाइम 10 बजे, यानी ऑप्शन डी। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 15 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 17। ये क्वेश्चन जो हमारा है यह है नंबर सिस्टम से। इसको करने से पहले मैं ये बता दूं इसे किस तरीके से नहीं करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 37 63 51 97 और 17। यहाँ हम करेंगे 5 सत्ते 35 यानी कि 5, 5 तिया 15 यानी कि 5, 5 एकम 5, फिर 5 सत्ते 35 यानी कि 5, फिर 5 सत्ते 35। तो यहाँ हमने लिख दिया 35 और हमने बोल दिया कि 35 इसका आंसर है। हाँ बिल्कुल 35 इसका आंसर है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम इसको इसी तरह से चेक करें। हम यहाँ से भी कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 यानी कि 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27 यानी कि 7, 7 सत्ते 49 यानी कि 9, 9 पंजे 45। इसका मतलब यहाँ 45 आ रहा है। यहाँ 45 भी ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर 45 भी सही होगा। अब एक ही मेथड से हमारे दो आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये गलत है। ये मेथड हम यूज़ करते हैं लास्ट डिजिट चेक करने में, ना कि लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि देखो लास्ट डिजिट क्या है, सेम है। अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की जो हमें नहीं लगाना है। 15 37 63 51 97 17। यहाँ हम 15 को छोड़ देते हैं और हम यहाँ से इनको देख लेते हैं। 7 तिया 21 यानी कि 1, 1 एकम 1, 1 सत्ते 7 और 7 सत्ते 49 यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ गई यहाँ से 9। फिर इस 15 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 निम्मा 135। अब हमने कह दिया यहाँ से लास्ट 2 डिजिट क्या है 35, ठीक है। यहाँ से अगर लास्ट डिजिट 35 है तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम 15 को छोड़ें, हम 17 को छोड़ लेते हैं, तब चेक कर लेते हैं। 15 37 63 51 97 और 17। चलिए हम 17 को छोड़ देते हैं, अब चेक कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 यानी कि 5, 5 तिया 15 यानी कि 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 यानी कि 5। लास्ट डिजिट कितनी बच गई 5 और 17 पंजे कितना हो गया 85। यहाँ लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई 85। यहाँ से 35 निकल रही है, यहाँ से 85 निकल रही है, यानी यहाँ पर एक ही मेथड से 2 आंसर निकल रहे हैं। इसका मतलब इस मेथड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गलत होने की संभावना पूरी है। और इन बेकार के मेथडों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। तो हम इसका जो प्रॉपर मेथड है वो देख लेते हैं। यहाँ हमने एक संख्या लिख ली 3 4 3 5 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे 56। कैसे पता लगा? अगर हम इस पूरी संख्या में 100 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें आखिरी में मिलेगा 56 शेषफल, यानी कि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वही हमें मिलेगी। तो यानी कि हम इसमें लगाने जा रहे हैं अब शेषफल प्रमेय, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगती है वो भी जान लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। जब नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है वो भी हम बात करेंगे। हम लिखते हैं 15 37
63, 51, 97 और 70 डिवाइडेड बाय 100। हम इन सबको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर बहुत ज़्यादा आएगा। 15 को 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना 15 ही आएगा। 37 को करेंगे 37 आएगा। 63 को करेंगे 63 आएगा। इसी तरह से ये सब भी आएंगे और ये रिमाइंडर कितने बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इससे हमें कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, और इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 0। ध्यान रखिए जिससे आपने काटा है उसको याद रखिए, क्योंकि उसका यूज़ हम आखिरी में करेंगे। काटा किससे हमने? 5 से। अब हम देख लेते हैं, 3 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 3। अब 37 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 17। लेकिन हमें इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, तो हम इसके क्लोज वैल्यू पे चले जाते हैं जो 20 से पूरी पूरी कट जाए। 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। यानी कि कितना ज़्यादा होगा ये? 3 ज़्यादा। तो हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा? 3 कम, क्योंकि 37 40 से कितना 3 कम है। इसी तरह से 63 को 20 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 20 तिया 60 यानी कि प्लस 3। अब हम 51 को 20 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर ज़्यादा बचेगा, तो हम यहाँ 60 तक वैल्यू ले लेते हैं, यानी रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? माइनस का 9। इसको हम 100 तक ले लेते हैं, कितना बचेगा? -3। इसको हम 20 तक ले लेते हैं तो कितना बचेगा? -3। अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस में 27। ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 9 नाम 81, वो भी माइनस का, डिवाइड में 20। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम फिर से 20 को इससे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 7। अब हम इस 20 को इससे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 1। जो भी ऑपरेशन चल रहा है हमें वही बीच में लगाना है। प्लस है तो प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, या डिवाइडेशन है तो डिवाइडेशन लगाना है। तो कितना हो गया? 7 एकम 7, 7/20। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही बचेगा। लेकिन ध्यान रखना है, जिससे हमने शुरू में काटा था, यानी कि क्या था वो 5, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ आखिरी में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, और यही इसकी लास्ट 2 डिजिट है। या तो ऐसे कर लीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए। 7/20 है, हमारा शुरू में बेस कितना था? 100, तो हम इसको 100 बना लेते हैं। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 और 100। 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 35 ही आएगा, और यही इसकी क्या हो गई? लास्ट 2 डिजिट हो गई। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ए 4 बार में 3 बार सच बोलता है और बी 6 बार में 5 बार। क्या संभावना है कि वे एक ही तथ्य को बताते हुए एक दूसरे का विरोध करेंगे? संभावना यानी कि प्रायिकता। ये क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी से, यानी कि प्रायिकता से। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? PE बराबर NE अपॉन NS। यहाँ पर हमारा ये PE क्या है? यह है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी कि घटना की प्रायिकता। हमारा NE क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स, यानी कि कुल आवश्यक परिणाम। और NS क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कुल संभव परिणाम। यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या होगी? 3/4। 3 क्या हुआ? इसके सच बोलने की संख्या, और 4 क्या हुआ? टोटल संख्या। इसी तरह से बी के जो सच बोलने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगी 5/6। और ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बचा कितना? 1/4, यानी कि 1/4 इसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और बी की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्या संभावना है कि वे एक तथ्य को बताने के लिए एक दूसरे का विरोध करेंगे?
यानी कि इनकी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होंगी, यानी कि इनकी बातों में विरोधाभास उत्पन्न होगा। विरोधाभास कब उत्पन्न होगा भाई? इसके केवल दो ही केस हो सकते हैं। पहला कि जो पहला व्यक्ति है यानी कि जो ए है वो सच बोले और दूसरा झूठ बोले। दूसरा केस क्या बन सकता है कि दूसरा जो है सच बोले यानी कि बी सच बोले और ए झूठ बोले। तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी? पीई इज इक्वल टू ए ट्रू बोलेगा और बी फॉल्स बोलेगा। बी ट्रू बोलेगा, ए फॉल्स बोलेगा। ए ट्रू बोल रहा है यानी कि 3/4, बी फॉल्स बोल रहा है यानी कि 1/6, बी ट्रू बोल रहा है यानी कि 5/6, ए फॉल्स बोल रहा है यानी कि 1/4। एलसीएम ले लेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी कि 24 तो एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 3 + 5 आ जाएगा यानी कि 8/24 यानी कि 8 ही कम 8, 8 8 3 24, 1/3 इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी। एक 7 अंकों का टेलीफोन नंबर जिसके सभी अंक भिन्न हैं, यदि अंतिम दायां और अंतिम बायां अंक क्रमशः 5 व 6 हो तो कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, यानी कि क्रमचय और संचय से। हमारे पास जो टेलीफोन नंबर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 0 से 9 तक यानी कि 10। ये हमसे कह रहे हैं कि एक 7 अंकों का टेलीफोन नंबर यानी 7 नंबर होंगे जो टेलीफोन नंबर के होंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। यदि अंतिम दायां और अंतिम बायां अंक क्रमशः 5 व 6 हैं, यानी कि ये 5 और ये 6 हैं, ये क्या है? फिक्स नंबर हो गए। तो कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? ये दोनों संख्या अब यहां पर फिक्स हो गई हैं, तो अब हमारे पास कुल कितनी संख्या बचेंगी? 8। तो ये जो 8 संख्या है उनको हम यहां भर सकते हैं। फिर यहां पर कोई एक संख्या फिक्स हो जाएगी तो बचेगी हमारे पास 7, उसको हम यहां भर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर 6, इसी तरह से यहां पर 5, इसी तरह से यहां पर 4। तो हम इन बची हुई संख्याओं से कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं? तो 8 × 7, 6, 5, 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7 8 56, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 यानी कि 120, 12 पंजे 60 यानी कि 6000, 12 छिंग 72 यानी कि 720। तो कितना आ जाएगा? 6720 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चावल की बढ़ी हुई कीमत क्या है? ये क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से है। 25% वृद्धि से मतलब है +1/4 यानी कि 4 में 1 की वृद्धि यानी कि 5/4। ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, यानी कि वृद्धि होने के बाद 5 आया है। ये हमसे पूछ रहा है प्रति किलोग्राम चावल की बढ़ी हुई कीमत। जो बढ़ी हुई कीमत होगी वो होगी 5 के मल्टीपल में, यानी कि यहां पर हमारा ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। अगर ये हमसे पूछता कि इनिशियल कीमत क्या थी तब तो 4 का मल्टीपल होता, केवल एक ही ऑप्शन होता, ऑप्शन डी, और वही सही आंसर होता। बट हमसे क्या पूछा है? बढ़ी हुई कीमत, यानी 400 रुपये थे,
इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कौन सी है? बढ़ी हुई वैल्यू। यहाँ पर हमसे कहा गया है 25% की वृद्धि होने पर 400 रुपये में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद सकते हैं। यानी कि जब हमारी वृद्धि हुई है तो चावल में कितने की कमी आई है? 20 केजी की। यहाँ हमसे पूछा गया है बढ़ी हुई कीमत क्या है। जो बढ़ी हुई कीमत है या तो वो 5 होगी या 10 होगी। पहले हम 5 ले लेते हैं। 5 रुपये पर केजी। ये कब थी? जब 25% इंक्रीज हो गया था तब। जब फाइनल 5 रुपये पर केजी थी तो इनिशियल कितनी होगी? 5 का 5 से कंपैरिजन कर देंगे यानी 1 आ जाएगा। 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 आ जाएगा। यानी कि इनिशियल कितनी हो जाएगी? 4 रुपये पर केजी। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 केजी। और 400 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 केजी। यानी कि कितना कम हो गया? 100 से 80, 20 कम हो गया। यानी कि इक्वेशन वेरीफाई हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि 5 रुपये पर केजी, क्योंकि हमसे पूछी है बढ़ी हुई कीमत और हमसे पूछा होता है कि जो इनिशियल वैल्यू वो क्या है, तब वो आती है 4 रुपये पर केजी। अब हमारा आंसर ऑप्शन ए से निकल गया तो हमें ऑप्शन सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक वृत्त जो एक सम त्रिभुज के अंदर स्थित है, त्रिभुज के तीनों किनारों को स्पर्श कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि ज्योमेट्री में सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स और फॉर्मूले अगर पता हैं तो क्वेश्चनों को करना बहुत आसान है, और अगर नहीं पता तो क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। हमें दिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इनके तीनों कोण भी समान होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इनके तीनों कोण समान है यानी कि एक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया वो कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है इसकी तीनों साइडों का योग यानी कि 3a। और जो इसका सेमी पेरीमीटर होता है वो इसका कितना हो जाएगा? हाफ। अब बोल रहे हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसके अंदर एक क्या है? वृत्त है जो कि इसके तीनों कोनों को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये और ये क्या हो गया? ये हो गया सर्कल का इन सेंटर। ये यहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा और ये यहां से मिलेगा। ये हो गया इसका इन सेंटर। यहां से सीधा आ जाएगा, यहां से भी इस पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगी? इसकी इन रेडियस। और इसी की हमें वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जैसे जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तब एरिया यहां पर हो जाता है R इंटू एस, और इसका एरिया तो हमें पता ही है कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। रेडियस R हो गई और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि 3a/2। ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये a इज इक्वल टू 3r इंटू 2 डिवाइडेड बाय
√3। इसको हम लिख सकते हैं 3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3r इंटू 2, यानी कि 2√3 इंटू r। अब r की वैल्यू पता है 2 है, r की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2 दूनी 4 √3। अब हमें बताना है इसका एरिया कितना होगा। एरिया हमें पता ही है कितना है, √3/4 इंटू 4√3 इंटू 4√3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक 4 बचा है, एक √3 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 4×3 12 और एक √3 बचा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में पैदल और साइकिल द्वारा तय करता है। यदि उसकी गति पैदल 8 घंटा प्रति किलोमीटर रही हो और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने पैदल कितनी दूरी यात्रा की। यह क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। यह पूछ रहे हैं कि पैदल कितनी दूरी यात्रा की है। तो पैदल जो गया है ये 8 घंटा प्रति किलोमीटर गया है। 8 घंटा प्रति किलोमीटर का मतलब हुआ 1 घंटे में उसने 8 किलोमीटर की यात्रा की है, यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर अगले 1 घंटे में 8 किलोमीटर यात्रा तय करता है, फिर अगले 1 घंटे में 8 किलोमीटर यात्रा तय करता है और ऐसे ही करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है हर बार ये 8 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है सी, जो कि 8 का मल्टीपल है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अब मान लीजिए इसमें कोई 2 ऑप्शन आ जाते, तब हम क्या करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन। पहले हम एलिगेशन को समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो एलिगेशन में एक लोअर वैल्यू होती है, एक हायर वैल्यू होती है और एक वैल्यू उनके बीच में होती है, जो कि ना तो लोअर से छोटी होगी और ना ही हायर से बड़ी होगी। फिर हम इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ एक रेशियो आ जाता है। अब ये किस चीज़ का रेशियो होता है, ये हर क्वेश्चन के साथ बदलता रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर जो लोअर स्पीड है इसकी, जब ये पैदल यानी कि फुट से चल रहा है, कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह इसकी हायर स्पीड कितनी है, जो कि ये बाईसाइकिल से चल रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो यहाँ स्पीड आएगी इसकी, वो एवरेज स्पीड आएगी। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस यानी कि 80 बटा टोटल टाइम यानी कि 8 घंटे, कितना हो जाएगा ये 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आ जाएगा 10। रेशियो निकाल देंगे। इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें सबसे छोटी वैल्यू घटा देते हैं। अब 16 में से 10 गया तो बचा 6। अब यहाँ 10 में से 8 गया तो बचा 2। ये इसका रेशियो आ गया। अब जो ये रेशियो आया, ये किस चीज़ का रेशियो आया है, सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा। तो इसको पता हम कैसे करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति हावर और यहाँ दिया है 16 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि जो भी रिस्पेक्ट में वैल्यू होगी, यानी कि जो भी रिस्पेक्ट में दिया होगा वही इसका रेशियो होगा। यानी कि ये घंटे यहाँ पर दे रखे हैं, इसका मतलब ये रेशियो किस चीज़ का होगा, टाइम का होगा। यानी कि 6 यूनिट जब ये पैदल चला, 2 यूनिट यानी कि जब ये बाईसाइकिल से चला, और टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। लेकिन हमें दिया कितना है, 8 घंटे। इसका मतलब ये होगा कि 8 यूनिट 8 घंटे के बराबर हो जाएगी, तो 1 यूनिट 1 घंटे के, तो 6 यूनिट 6 घंटे के और 2 यूनिट 2 घंटे के। यहाँ से हमें टाइम मिल गया किसका, जब ये पैदल चला था। तो पैदल कितना चला था ये, टाइम इसका 6 घंटे और स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे किसकी, जब ये पैदल चला हुआ है। तो क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए, स्पीड इंटू
टाइम कितना आ जाएगा, 8 × 6, 8 × 6 48 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब जो ये चीज मैंने शुरू में बताई थी, यही चीज है, यहीं से ये चीज निकली है। कैसे? हम कॉमन ले लेते हैं 8 को, तो 1 + 1 + 1 और आगे एज ऑन, यानी कि ये कितना हो गया, स्पीड, और ये क्या हो गया, टाइम, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो यानी कि जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। जब हमने इतना कर लिया है तो इसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी कर लेते हैं। ये दूरी है 80 किलोमीटर की, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है पूरे 8 घंटे। अब हमें पता नहीं कि कितनी डिस्टेंस चला है पैदल और कितनी डिस्टेंस चला है बाईसाइकिल से। हम इसको मान लेते हैं डी, जो कि ये चला है अपनी पैदल यानी कि फुट से, और हम इसे मान लेते हैं क्या, बाईसाइकिल से जो चला है, यानी कि 80 - डी। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ, 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, जितना ये पैदल चला है और जितना ये बाईसाइकिल से चला है। टोटल टाइम 8 घंटे, टोटल टाइम जितना ये पैदल चला है कितना हो जाएगा, यानी कि d/8। इसी तरह से बाईसाइकिल से टाइम कितना हो जाएगा, 80 - d/16। बस हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 ले लेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे होगा, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 यानी कि 2d प्लस 80 - d। कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तो d बचेगा, 16 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ माइनस का 80, 16 कॉमन लिया था, 16 × 5 = 80, यानी कि 16 × 3, 16 × 3 = 48 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 ग्राम का एक खिलौना जो 2 धातुओं के मिश्रण से बना है, उसकी कीमत ₹174 है। यदि दोनों धातुओं के भार को आपस में बदल दिया जाए तो खिलौनों की कीमत ₹162 हो जाएगी। यदि एक धातु की कीमत ₹8 प्रति ग्राम है तो खिलौने को बनाने में इस्तेमाल दूसरी धातु की कीमत क्या है। ये हमारा एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसने हमसे कहा है एक धातु की कीमत ₹8 प्रति ग्राम है, तो खिलौने को बनाने में इस्तेमाल दूसरी धातु की कीमत क्या होगी। हमें पता है एक धातु की कीमत ₹8 प्रति ग्राम, दूसरे की हमें नहीं पता। और ये कह रहा है कि 24 ग्राम का एक खिलौना जो 2 धातुओं का मिश्रण से बना है, उनकी कीमत ₹174 है। तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, इन दोनों धातुओं को मिलाने पर जो मिश्रण आएगा यानी कि जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 174 / 24 रुपए पर ग्राम। काट देंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 नाम 54। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 7.25 रुपए पर ग्राम। अब क्या कह रहा है ये, यदि दोनों धातुओं के भार को आपस में बदल दिया जाए तो खिलौने की कीमत ₹162 हो जाएगी, यानी कि ये ₹8 प्रति ग्राम है
सेकंड वाला हमें पता नहीं। अब हमारा जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, जब धातुओं के भार को आपस में बदल दिया गया तब इनका जो एवरेज है वो कितना आया, 162/24। ये 162 जो है 174 से 8 कम है, यानी कि 8/24 कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब हो गया कि ये 7.25 से 0.50 कम है। इसका मतलब कितना आया, 6.75 रुपए प्रति ग्राम। यहाँ पर 8 जो है 7.25 से बड़ा है, 8 6.75 से बड़ा है, इसका मतलब 8 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये 10 तो आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन को फीड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 6 रख लेते हैं। यहाँ हमने रख दिया 6 रुपये प्रति ग्राम, यहाँ पर भी हम रखेंगे 6 रुपये प्रति ग्राम, यानी कि जो यहाँ पर अब रेशियो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या है, ग्राम में। ग्राम यानी कि क्या हो गया, वेट का, यानी कि जो यहाँ रेशियो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, वेट का आ जाएगा, यानी कि भार का। कितना आ जाएगा, 7.25 में से 6 गया तो 1.25, 8 में से 7.25 गया तो कितना बचा, 0.75, यानी कि 25 या 75 और 25 पंजे 125, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 8 में से 6.75 गया तो कितना बचा, 1.25, और यहाँ 6.75 में से 6 गया तो कितना बचा, 0.75। इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट गया, 25 या 75 और 25 पंजे 125, यानी कि वेट का जो रेशियो था पहले 5:3 था और बाद में 3:5 हो गया, यानी कि दोनों धातुओं के भार आपस में बदल गए हैं, यानी कि पहले जो ये था अब वो ये हो गया है, यानी क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऊपर से गिरने पर एक बॉल सतह से टकराकर जिस ऊंचाई से गिराया गया है उसके 4/5 दूरी तक वापस लौटता है। यदि बॉल 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है तो उसके द्वारा गति शून्य होने तक तय की गई दूरी क्या होगी। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जीपी। इसमें क्या हो रहा है, एक बॉल है जो नीचे गिर रही है सतह की तरफ, जो कि 120 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो यानी कि इसकी जो हाइट है वो होगी 120 मीटर। अब क्या हो गया कि गिरने के बाद ये वापस ऊपर उठती है और फिर दोबारा गिरती है, और जो इसकी उठने की जो दूरी है, यानी कि जो उठने की डिस्टेंस है वो कितनी है, 4/5 अपनी पिछली डिस्टेंस के मुकाबले, यानी कि इस बार ये पहले इतना गई और फिर वापस इतना ही लौट के आई, कितना, 4/5, कितने का, 120 मीटर का। अब ये एक बार गई है और एक बार वापस आई है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये ट्वाइस ऑफ। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी गति शून्य नहीं हो जाती है। यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, ये 120 से नीचे गिरी, फिर सेकंड टर्म में क्या हुआ, ये एक बार ऊपर गई और एक बार फिर नीचे आई, और ऊपर और नीचे आने में जो इसने अपनी डिस्टेंस तय की है वो है 2 × 4/5 × 120। अगली बार क्या हो जाएगा, फिर से ये जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4, 5, 120 ऑफ 4/5। फिर अगली बार ऐसे ही ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक का। अब ये एक सीरीज बन रही है जीपी की। तो जीपी की सीरीज में क्या होता है, जब इनफाइनाइट सीरीज होती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो फॉर्मूला होता है वो इनफाइनाइट टर्म के लिए होता है a/1 - r।
ए क्या है, पहला पद, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। और ये कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके। यहाँ पर हम लिख देंगे 120 प्लस 2 इंटू 120, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस एज ऑन इनफाइनाइट तक। जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4/5, और जो आर हो जाएगा इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 4/5, यानी कि ये तो 120 ही रहेगा, और ये 12 दूनी 24, और ये कितना आ जाएगा 4/5 अपॉन 1 माइनस 4/5, 5 कम 5 में से 4 गया 1, 5 से 5 कट गया तो आया 4। इसका मतलब कितना हो गया, ये 120 प्लस 0, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 4 दूनी 8 1 9, कितना हो गया ये 0, 8 और 10 मीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसी पैटर्न पर बेस्ड जो फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं। इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट इंटू 1 प्लस रिबाउंडिंग रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिबाउंडिंग रेशियो। कितना आ जाएगा, हाइट हो गई इसकी 120, और ये हो जाएगा 1 प्लस रिबाउंडिंग रेशियो कितना है 4/5, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4/5। कैलकुलेट करेंगे इसको तो यहाँ पर निकल के सीधा आ जाएगा 1080, यानी कि मीटर इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स की तैयारी कराई जाती है, जिनमें मुख्यतः एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, 10+2, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, सीडीएस, एनडीए इत्यादि सभी प्रकार के एग्जाम शामिल हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।